अपनी पार्लियामेंट्री अपोजिशन का आज शुक्रगुजार हूँ। खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट है तो सारी हमारी कौम इकट्ठी है, यूनाइटेड है। जनाब स्पीकर, 26 जुलाई को जब अभी मैं प्राइम मिनिस्टर स्वेरन नहीं हुआ था, तभी मैंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर हिंदुस्तान एक कदम पाकिस्तान की तरफ बढ़ाए तो हम 2 कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे। इसकी वजह यह है जी कि बरे सगीर में दुनिया के सबसे ज्यादा गुर्बत है। पॉवर्टी में बरे सगीर का सब कॉन्टिनेंट दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्बत और गरीब लोग रहते हैं। और ये मेरा विजन है कि कभी भी कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जिधर थोड़े से लोग अमीर हों और बाकी गरीबों का समुंदर हो। और ये चाइना ने शो किया कि जब चाइना ऊपर गया पिछले 30 सालों के अंदर, तो उन्होंने जो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। लेकिन चाइना की एक और अचीवमेंट थी कि चाइना की जितनी भी डिस्प्यूट्स थी अपने नेबर्स के साथ, चाइना ने उन डिस्प्यूट्स को बड़ी मैच्योरली हैंडल किया। और अगर आप ये देखें कि पिछले 15 साल में जबकि अमेरिका वॉर ऑन टेरर के ऊपर अफगानिस्तान पे $1 ट्रिलियन खर्च कर रहा था, तो चाइना उसी वक्त में, इसके बावजूद कि उनकी डिस्प्यूट्स थी, उन्होंने एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया और दुनिया की सबसे एडवांस्ड रेल सिस्टम कायम किया। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा आगे बढ़ना बरे सगीर का ये जरूरी है कि हम अमन हो और जो भी हमारे मसले हों वो हम डायलॉग के जरिए हल करें। लिहाजा ऑफर दी 26 को। फिर एक लेटर भी लिखा मैंने नरेंद्र मोदी को कि हमें फॉरेन मिनिस्टर्स को मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन रिस्पांस अच्छा नहीं आया। और हमने ये रियलाइज किया कि ये रिस्पांस इसलिए अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि हिंदुस्तान के इलेक्शंस आ रहे हैं। और हमने ये रियलाइज किया कि इनकी जो भी कैंपेनिंग है उसका हिस्से में ये नहीं है कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हो। इलेक्शंस के बाद हमने सोचा कि हम आगे बातचीत बढ़ाएंगे। स्पीकर साहब, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली और हमने समझा कि करतारपुर को हम खोलें। वो एक कोशिश थी कि ये हमारी आगे बातचीत बढ़े, टेंशन्स कम हो, डायलॉग से मसले हल हो, फिर भी लोअर करें ये जो हमारी टेंशन्स थी। बदकिस्मती से फिर भी हमने रियलाइज किया जो जिस तरह की वहां से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये आगे नहीं बढ़ेगा। बहरहाल हमने सोचा कि इलेक्शंस की हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमें एक खौफ था कि इलेक्शन से पहले कोई ना कोई इंसिडेंट होगा जिसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा इलेक्शंस के लिए। ये खौफ था। और इतने में पुलवामा हो गया। अब मैं ये तो नहीं कहता कि उनका अपना हाथ था, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन जो पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, अभी आधा घंटा नहीं हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां खड़ी होनी शुरू हो गई। अब कोई ये सोचे कि टाइमिंग उसकी कैसी थी। हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट एक विजिट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की। हमें पता था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी और इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो कौन सा मुल्क इतनी अहम इवेंट को खुद ही सैबोटाज करे इस तरह का दहशतगर्दी करवा के। उसके अलावा हमें यह नहीं समझ आई कि इससे हमें मिलना क्या था, यानी पाकिस्तान को क्या गेन करना था पुलवामा इंसिडेंट से। तो हमने फौरी तौर पे उनको कहा, मैंने इंडिया को एड्रेस किया और मैंने उनको कहा कि किसी किस्म की आप
एक्शनेबल इंटेलिजेंस हमें देंगे, हम एक्ट करेंगे। क्योंकि ये जितनी भी यहाँ पार्टीज बैठी हैं, हमने सब ने नेशनल एक्शन प्लान पे ये साइन किया हुआ है, जिधर हमने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की आर्म मिलिशिया को इजाजत नहीं देंगे। हमने उसमें बाकी भी कंडीशंस थी, लेकिन ये स्पेसिफिकली कि एक जो भी पुरानी हुकूमत की पॉलिसीज थी, ये फैसला हुआ था कि आगे से पाकिस्तान अपनी ना सॉइल को इस्तेमाल करने देगा किसी किस्म की दहशतगर्दी, ना उन ग्रुप्स को चलना देगा जो कि आर्म ग्रुप्स हैं। तो हम वैसे भी, और ऊपर से फैटफ पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे डाला हुआ था, तो हम वैसे भी उसकी कंप्लायंस के अंदर एक्शन ले रहे थे। तो हमने उनको कहा कि आप हमें सबूत दें और हम एक्ट करेंगे। बदकिस्मती से बजाय सबूत देने के एक पूरा वॉर हिस्टेरिया हिंदुस्तान के अंदर बढ़ता गया। मैं इधर अपनी पाकिस्तान के मीडिया को खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि यहां बड़ा मीडिया का रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड थी। 15 साल जो वॉर पाकिस्तान में, मीडिया ने खुद देखे हुए हैं कि बॉम्ब धमाकों से किस तरह की तबाही मचती है, किस तरह के अस्पतालों में उन्होंने देखा है कि जो लोग विक्टिम्स होते हैं बॉम्ब अटैक्स के, और जिस तरह के कैजुअल्टीज हुई हैं पाकिस्तान में। तो हमारे मीडिया में वॉर मॉन्गरिंग नहीं की, उन्होंने बड़ी मैच्योर एटीट्यूड दिखाई। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हिंदुस्तान में जिस तरह का वॉर हिस्टेरिया था, हमें ये शक पड़ना शुरू हो गया कि अब कुछ ना कुछ होगा पाकिस्तान में। लिहाजा ये भी मैंने पैगाम दिया कि अगर आप अगर वायलेट करेंगे जो भी कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन, तो हम उसका जवाब देंगे। और ये सिर्फ इसलिए कहा कि ये कोई भी सॉवरेन मुल्क इजाजत नहीं देता अपने मुल्क में किसी तरह का अटैक। लेकिन हमने बार बार फिर ये कहा उनको कि आप हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दें। अब आज पहुंचा डॉसियर हिंदुस्तान का, आज उन्होंने पुलवामा के ऊपर डॉसियर भेजा है, लेकिन आज वो डॉसियर भेजा है और 2 दिन पहले पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया, एग्रेशन किया, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की, यूएन चार्टर की वायलेशन की। अब सवाल यह है कि क्या ये पहले हमें डॉसियर दे देते और फिर अगर एक्ट ना करता पाकिस्तान तो अगला एक्शन लेते। लेकिन इससे फिर हमें लगा कि ये हिंदुस्तान के जो इलेक्शंस आ रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि ये इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए। अब एक तरफ पाकिस्तान उनसे कोशिश कर रहा था हिंदुस्तान से कि हम हर किस्म की कोऑपरेशन, आपके अटैक हुआ है, हम आपकी मदद करते हैं अगर आप हमें बताएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान का इशू है। पहली दफा अफगानिस्तान के अंदर एक चांस है कि डायलॉग के जरिए अमन आए, उसमें पाकिस्तान पूरी कोशिशें लगा हुआ है। और उन कोशिशों की वजह से आज ये जो डायलॉग अभी हुआ है कतर के अंदर, जो पाकिस्तान ने इसको करवाया है, तो एक तरफ वो लगा हुआ है, दूसरी तरफ हमें पता था थ्रेट्स आ रही हैं। और जब इन्होंने अटैक किया पाकिस्तान पे, अब हमें 4 बजे 3:30 बजे सुबह के मुझे पता चला, आर्मी चीफ से बात हुई, एयरफोर्स चीफ से बात हुई, हमने डिबेट किया कि क्या हम अब इसका जवाब दें। अब मसला ये था कि हमें किसी को नहीं पता था, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि कोई कैजुअल्टीज हुई, किधर हिट किया। हमें पता था कि उन्होंने कहीं बॉम्ब फेंके हैं, लेकिन कोई कैजुअल्टीज का हमें इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा था। लिहाजा हमने फैसला किया कि हम कुछ नहीं करते। हमें ये भी आपस में डिस्कशन में कि लोग बड़े अपसेट होंगे पाकिस्तान के कि देखें जी उन्होंने कार्रवाई की, आपने वापस नहीं की। लेकिन हमने फैसला किया कि अगर कैजुअल्टीज नहीं हुई, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं थी, और हम उनकी कैजुअल्टीज कर दें तो एस्केलेशन हो जाएगा। तो एक जिम्मेदार स्टेट बन के हमने कोई एक्शन नहीं लिया। और अगले दिन हमने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे में कैपेबिलिटी और विल है, अगर आप ये करेंगे तो हम भी कर सकते हैं। और
कोई किसी किस्म का ना कोलैटरल डैमेज हुआ, ना कोई टारगेट हिट किया। लेकिन जब जहाज़ वापस आ रहे थे तो दो हिंदुस्तान के जहाज़ों ने उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, जिसमें वो दो गिर गए। अब जो सिचुएशन आज है, हाँ, मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। ये नहीं कि पाकिस्तान को कोई खौफ है, कि हमें डर है या उनको कोई घबराहट है इस मुल्क में। हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, इन्होंने जिस तरह की 10 साल 12 साल ये जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, और जिस तरह के ये एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, ये एक बैटल हार्डन्ड आर्म फोर्सेस है। और सारी कौम इस वक्त मुत्तफिक है, लेकिन ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, ना हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में कि बात आगे बढ़े। लिहाजा हमने पैगाम भी पहुंचाए कल भी उनसे, और भी फॉरेन मिनिस्टर ने बाकी लीडर्स से, दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत भी की, और सारी कोशिश ये है कि डी एस्केलेशन हो। अब मैं स्पीकर साहब जिस पे आना चाहता हूं वो ये कि ये सारा इशू है क्यों, और ये है इशू कश्मीर की वजह से। अब मैं हिंदुस्तान की आवाम से ये पूछना चाहता हूं कि क्या उनको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि ये जो 4 साल की जिस तरह का तशद्दुद और जुल्म हुआ है कश्मीर के लोगों पे, क्या इन टैक्टिक से, ऑपरेशन से, जुल्म से, क्या कश्मीर को सबड्यू कर लेंगे कश्मीर के लोगों को? जिस तरह एक हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन ने कहा कि आप एक आइडिया को जेल में नहीं डाल सकते। ये एक हिंदुस्तान के अंदर एक इंडिजिनस कश्मीर में मूवमेंट शुरू हो चुकी है, उसके ऊपर जितना ये जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं वो मूवमेंट बढ़ती जा रही है। मैं जब 20 साल पहले हिंदुस्तान एक कॉन्क्लेव पे गया तो 20 साल पहले मैं जब गया तो मुझे तब याद है कि हिंदुस्तान के जो वो कॉन्क्लेव थी उसके अंदर जो कश्मीर के लीडर्स थे वो अलहदगी नहीं चाह रहे थे, या वो हिंदुस्तान के साथ थे। अब जो कश्मीर का सिचुएशन है, कोई भी कश्मीर का लीडर सपोर्ट नहीं कर रहा कि जो हिंदुस्तान की टैक्टिक्स है, बल्कि इतना प्रेशर है अब नीचे से पब्लिक का कि वो आजादी के अलावा वो कोई चीज बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार। और ये सिर्फ इसलिए है कि इन्होंने जिस तरह का जुल्म किया वहां कश्मीर के लोगों पे, आज कश्मीर में एक ही आवाज है आजादी की। तो हिंदुस्तान के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि बजाय एकदम उंगली उठाई पाकिस्तान पे, कोई सबूत के बगैर एकदम उंगली उठाई, क्या उनको ये पूछना नहीं चाहिए कि कश्मीर में एक 19 साल का नौजवान, क्या वजह है कि वो अपने आप को ह्यूमन बॉम्ब बना के उड़ाता है नुकसान पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को? किस इंतहा पे वो पहुंच गया होगा, या और उनके नौजवान जो मौत का खौफ उनका खत्म हो गया है, क्या ये इन्हीं टैक्टिक्स, इसी ऑपरेसिव टैक्टिक्स, जुल्म से, क्या ये आगे तब्दील हो जाएगा? जो अभी तक कामयाब नहीं हो वो आगे कामयाब हो जाएगा। तो हिंदुस्तान में भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। उनको सोचना चाहिए कि इन टैक्टिक्स से जो अभी तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अगर इस वन डायमेंशनल अप्रोच का रिजल्ट नहीं आया तो आइंस्टाइन की वो जो थियरी ऑफ वो डेफिनेशन ऑफ मैडनेस है कि डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त एक डिबेट की जरूरत है। डिबेट की एक तो कश्मीर पर जरूरत है कि कश्मीर का आगे क्या, अगर इसी तरह चलता गया, और मुझे डर ये है कि वहां रिएक्शन आएगा, रिएक्शन की वजह से इस तरह के कोई दहशतगर्दी होगी, उसके बाद क्या सारी वक्त पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठेंगी, और इसी तरह पाकिस्तान को एकदम कहा जाएगा कि एक्शन लो, सबूत भी दिए बगैर। एक और जो आर्ग्यूमेंट मैं देख रहा था हिंदुस्तान में, इसको ब्लेम कर रहे हैं इस्लामिक रेडिकलिज्म के ऊपर
कि ये जो खुदकुश हमले हो रहे हैं या ये जो नौजवान उनका एक्सट्रीम पे चला गया है, इसको इस्लामी इंतहा पसंदी का कहा जा रहा है कि इसलिए खुदकुश हमले होते हैं कि वो जन्नत में चले जाएंगे। मैं दुनिया को रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि 9/11 से पहले दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुश हमले किए गए थे तमिल टाइगर्स के, जो हिंदू थे। तो ये हिंदू मजहब की वजह से नहीं वो कर रहे थे। ये जो सुसाइड बॉम्बिंग होती है, इसके अगर सही तरह एनालाइज करें, ये डेस्परेशन, ये एक वेपन ऑफ द वीक होती है। एक मायूसी में, एक जिल्लत में एक इंसान आखिर में अपने आप को ह्यूमन बॉम्ब बना लेता है। इसको एनालाइज करें। और मैं फिर से इंडिया में, मुझे पता है क्योंकि मैं इंडिया क्रिकेट की वजह से जानता हूं लोगों को, दोस्तियां हैं मेरी पुरानी। मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान में लोग हैं जो ये जो मुत्तफिक नहीं है जिस तरह की टैक्टिक्स एक कश्मीर में इस्तेमाल की जा रही हैं, और जिस तरह का इस वक्त ये करंट गवर्नमेंट जो वॉर मॉन्गरिंग कर रही है, मैं ये समझता हूं कि वहां की जो अक्सरियत अवाम है वो इससे मुत्तफिक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एक वॉर हिस्टीरिया चला हुआ है, डरते हैं लोग। टीवी के ऊपर एक पूरा उनके मीडिया का जिस तरह अटैक है, काश के उनके जो लोग जख्मी हो, 70,000 हमारी कैजुअलिटीज हुई हैं, काश वो अगर ये देख रहे थे वो ऐसी इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग ना करें, क्योंकि जो जंग होती है उसमें कोई जीतता नहीं है। और जंग वो मुल्क जिनके पास वो हथियार है जो हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास हथियार है। किसी को सोचना भी नहीं चाहिए जंग का। और मुझे एक खौफ होता है कि यहां मिसकैलकुलेशन ना हो जाए। अमूमन कई दुनिया की तारीख उठा के देखें, मुल्क तबाह हुए हैं मिसकैलकुलेशंस की वजह से। ये जो साथ हमारे अफगानिस्तान में मिसकैलकुलेशन थी, सोचा कि बड़ी जल्दी चंद महीने में दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स थी कि ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। आज 17 साल के बाद अगर उन्होंने इतनी दुनिया की एक वो फौज जो कि दुनिया की तारीख में कभी इतने अजीम हथियारों के साथ नहीं आई, अगर वो आज डायलॉग पे आ गई है, तो जंग सलूशन मसलों का नहीं है। और ये जब वॉर मॉन्गरिंग शुरू होती है और आप एस्केलेशन की तरफ जाते हैं, मसलन अगर हिंदुस्तान आप कोई एक्शन लेता है तो हमें मजबूरी एक्शन लेना पड़ेगा। वो किधर जाएगी उसके बाद बात। और फिर ये भी मैं सुनता रहता हूं कि इंडियन पॉलिटिशियन जी न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान। मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही है, क्या मतलब न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है। ये एक किस्म का कहना ये कि क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसलिए हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं हिंदुस्तान में। मेरे ख्याल में स्पीकर साहब और मैं अपने सारी जितने भी फेलो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं आज सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान आज जिधर खड़ा है, हमारी सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि हमारे खत्ते में स्टेबिलिटी हो, अमन हो, ताकि हम अपनी जो असल काम है एक हुकूमत का, कि लोगों को गुर्बत से निकालें। और वो तब आता है जब अमन होती है, अमन के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है, नौकरियां मिलती हैं, दौलत बनती है, वेल्थ क्रिएशन होती है। ये जो टेंशन है ये ना पाकिस्तान को फ़ायदा देती है ना हिंदुस्तान को फ़ायदा देती है। मैंने जिस तरह कहा, मैंने कल भी कोशिश की नरेंद्र मोदी से बात करने की, और सिर्फ ये डी एस्केलेट करने के लिए। हमने ये भी कोशिश की है कि बाकी अपने दोस्तों को भी, मैं शाम को मेरी बात हो रही है तुर्की के प्रेसिडेंट से भी, हम उनको भी कहेंगे कि इसमें करवाएं। लेकिन इसको, ये जो हम कोशिश कर रहे हैं डी एस्केलेशन की, इसको एक कमजोरी ना समझा जाए। ये कमजोरी नहीं है। इसमें गलत सिग्नल्स नहीं मिलने चाहिए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें तारीख में जब हम पीछे देखते हैं तो दो बादशाह थे, एक तरफ बहादुर शाह जफर था, दूसरा टीपू सुल्तान था। बहादुर शाह जफर जब उसको फैसला करना था, एक तरफ गुलामी थी, दूसरी तरफ मौत थी, तो उसने गुलामी के लिए फैसला किया और बाकी जिंदगी गुलामी में गुजारी। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान को भी ये फैसला, एक वक्त आ गया फैसला करने का, क्या आपने हाथ खड़े करके तो अंग्रेजों की गुलामी करनी है, या आप एक आज़ाद इंसान की तरह आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस मुल्क का हीरो
टीपू सुल्तान है। एक कौम अगर उसको आप पुश कर देंगे, कोई भी कौम छोड़े पाकिस्तान, अगर उसको पुश कर देंगे उस स्टेज के ऊपर कि वो उसको भी ये फैसला करना पड़े, तो एक गैरतमंद कौम आज़ादी के लिए लड़ेगी, वो गुलामी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और मैं इसलिए आज हिंदुस्तान को, नरेंद्र मोदी को पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, किसी को भी उस इंतहा की तरफ ना धकेलें, क्योंकि ये जो आगे जा रही है, और मुझे पता है क्योंकि हमारी प्रिपरेशंस हैं, मुझे पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी प्रिपेयर्ड और किधर खड़ी है। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज़ हो गया। तो उसकी रिटेलिएशन के लिए भी मुझे पता है कि हमारी फ़ौज किधर खड़ी थी। इसलिए आज कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं ये आज हिंदुस्तान को इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि इससे आगे ना लेके जाएं, क्योंकि जो भी आप करेंगे पाकिस्तान मजबूर होगा रिटेलिएट करने के लिए। और फिर दो मुल्क जिनके पास वो हथियार हैं जो हम दोनों मुल्क के पास हैं, उनको सोचना भी नहीं चाहिए इस तरफ, क्योंकि आज तक कभी भी एक दफ़ा हुआ है क्यूबन क्राइसिस, मिसाइल क्राइसिस, उसके अलावा कभी भी इस तरह का सिचुएशन नहीं आया। और मैं ये भी उम्मीद रखता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अपना पार्ट प्ले करेगी इस जिधर आज हम खड़े हैं, इससे ज़्यादा सिचुएशन आगे एस्केलेट ना करे। शुक्रिया। इसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब बोलेंगे। मैं सिर्फ इतना, मेरे पास अभी पूरा लिस्ट पड़ा है और हमने ये डिसाइड किया है कि इजलास हम कल तक भी जॉइंट सेटिंग रखेंगे ताकि जो हम मैक्सिमम लोगों को बात करने जी। जनाब इमरान खान साहब प्लीज। सॉरी, मैं एक चीज़ कहनी भूल गया एंड में, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस।